हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो सेकंड पार्ट है आप लोगों का, जो चौकीदार का हुआ था ना पेपर अभी रिसेंट में, डी ट्रिपल एस बी का, तो उसमें जो जीके और जीएस का पार्ट हुआ था ना, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। और ये सेकंड पार्ट में, जिसमें मैंने 2 पार्ट में पूरा जीके जीएस कवर कर दिया है, जो चौकीदार पेपर में पूछा गया था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो आप जाके देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है सारी, तो वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और आज का सेकंड पार्ट है, तो अच्छे से करते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। एंड चलिए देखते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र पावर प्लांट स्थापित प्रौद्योगिकी है जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाभिकीय न्यूक्लियर हो गया, भूतापीय हो गया, जियोथर्मल हो गया आपका, हाइड्रो या थर्मल। तो यहाँ पे बोला गया, आप लोग देखिए, जल का, जब हम ना वाटर का यूज करके बिजली का इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम हाइड्रो का यूज करते हैं। ये वाटर से रिलेटेड, जल से जुड़ा होता है, हाइड्रो का इस्तेमाल किया जाता है। जो न्यूक्लियर है ना, इसमें हमारा न्यूक्लियर मतलब परमाणु जो बम होते हैं ना, परमाणु हो गए, परमाणु फ्यूजन होता है ना, विखंडन जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग करके ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, उसको क्या करा जाता है, रिलीज किया जाता है, जिससे जो टरबाइन होते हैं ना वो चलते हैं और उससे एनर्जी निकलती है, पावर निकलती है। और जो भूतापीय होती है ना, जियोथर्मल जो होता है, वो जो हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी है, उसके नीचे ना भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। अगर हम पृथ्वी को करते हैं यूज, तो उसमें गर्म भाप से निकलती है। आप लोग ज्यादा उसको अंदर तक, गहराई तक खोदते हैं तो उसका यूज करके ना, भाप, उस भाप से क्या करा जाता है, जियोथर्मल पावर का यूज करा जाता है। उसके बाद में जो थर्मल पावर, उसमें इसमें ना हम जो कोयला हो गए, आपके गैस हो गए, बहुत सारी जो है भी है, और जैसे कि वो जो जीवाश्म होते हैं, उन सबका जब यूज करके हम कोई पावर बनाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये, उसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस तरीके से ये बनती हैं। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत वित्तीय विधेयक की मांग को घटाकर 11 तक किया जा सकता है? इसमें है नीति कटौती, टोकन कटौती, मितव्ययी कटौती, या नॉमिनल कट होता है, जो नाम मात्र कटौती। पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट, या नॉमिकल कट। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा ना, सेकंड होगा। टोकन कट जो होता है, उसमें हम जो वित्तीय विधेयक होता है उसको 11 तक घटाया जाता है। जब कोई स्पेसिफिक कंप्लेन होती है, शिकायत होती है ना, जिसको हमें उजागर करना होता है, सबके सामने लाना होता है ना, तो उसमें जो मांग की राशि होती है ना, उसको हम इसमें 100 रुपीज तक क्या करते हैं, कम करवाते हैं, जो हो जाती है 11 रुपीज के तक घटाने के बराबर, इक्वल हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है, नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी होती है जो त्वचा रोग, डर्मेटिस, डायरिया और डर्मेशिया की त्राई से पहचानी जाती है। तो इसमें पूछा गया है किससे होती है, तो याद देखो, हाइपोकैल्सीमिया, प्लेग्रा, एक्जिमा, या बेरी। तो जो आप लोगों ने सुना होगा, जो प्लेग्रा होता है ना, वो नियासिन से होता है। और नियासिन क्या है, विटामिन B3 जो होता है ना, उसका नाम है नियासिन, उसे हम कहते हैं। तो इससे जो DS सुना होगा आप लोगों ने, DS जो है, इसमें आपका डर्मेटिस आ जाता है, डायरिया आ जाती है, और डमेंशिया का यूज किया जाता है। मतलब ये
3D हो जाता है। इस तरीके से इन तीनों का नाम इसमें आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सेकंड है। इसके बाद है जो हाइपोकैल्सीमिया होता है ना, ये हमारे जो ब्लड होता है ना, ब्लड में ना जब कैल्शियम की कमी हो जाती है या उसकी जो लैक ऑफ कैल्शियम हो जाता है मतलब, तो उसमें हमारी जो मसल्स होती है ना उसमें ऐंठन पड़ जाती है, और जो हमारे हाथ पैरों में भी देखते हैं ना झुंझुने टाइप सा होता है, तो वो इसी की वजह से होता है। एक्जिमा जो होता है ना, इसमें ना ये हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है ना, उसमें काउंट होता है ये। मतलब इस वाले रोग में स्किन से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारी त्वचा जो है ना, स्किन है, वो रफ सी हो जाती है, उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है। और जो बेरी है ना, ये हमारा जो है ना विटामिन B1 होता है ना, उसकी कमी से होता है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर ना इसमें हमारे जो हृदय संबंधित और जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, वो प्रभावित होती हैं। और विटामिन B1 का जो नाम है वो क्या है, थायमीन है। थायमीन कहते हैं इसको, थायमीन। तो ये इसका है। इसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है ना, उसमें जो स्टार्टिंग से चीज़ें जुड़ी हुई है ना, उसको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। और जो उससे बाहर की चीज़ें हैं ना, उसको नहीं मानी जाती है संवैधानिक निकाय। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा, ये तीनों क्या है, हमारे संवैधानिक निकाय हैं। इन तीनों का जिक्र ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, संविधान की पुस्तक में हो रखा है। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, ये एक्ट के थ्रू बना था, इसलिए ये संवैधानिक निकाय में काउंट नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है। इसके बाद है आपका, मापन का वह प्रकार जो किसी यांत्रिक निकाय द्वारा प्राप्त प्रवर्धित बल की गणना करता है कहलाता है। यांत्रिक लाभ, वास्तविक यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक वेग अनुपात या यांत्रिक दक्षता। तो क्या कहलाता है ये, इसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, यांत्रिक लाभ कहलाता है। जो यांत्रिक लाभ होता है ना, ये मशीन के द्वारा, जो मशीन होती है ना, उनसे जो फोर्स बल लगाया जाता है ना, उससे ये प्रवर्धित होता है। इसमें जो आउटपुट फोर्स होता है, मतलब निकला हुआ निर्गत वाला बल, और इनपुट फोर्स निवेशित बल जो होता है ना, उन दोनों को मिला के जो मशीन से उत्पन्न किया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये यांत्रिक लाभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना 1 होगा। जो मध्य क्षेत्र होते हैं ना, वो टॉप में थे, मध्य क्षेत्र। और इसके अंतर्गत जो आता है ना आपका, सबसे पहले तो आप लोग गुजरात ले सकते हैं, जहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा टॉप पे होती है हमारे भारत में। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश, ये सारे मध्य क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड हिमालय में जो स्थित है उसके बारे में बताना। नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या केटू। तो आपको पता है केटू तो पाक ऑक्युपाइड में पाया जाता है, यहाँ हमारे इसमें उत्तराखंड में नहीं है। धौलागिरी भी आपका कश्मीर साइड में ही मिलता है, जम्मू कश्मीर साइड में। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो नंदा देवी है ना, वो हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड की ना बहुत सारी चोटियां हैं जो बार बार ना पूछी जाती हैं। जो नंदा देवी है ना, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका जिक्र बार बार किया जाता है। और ये हमारी ना, इसके बाद जो एक है कामेत, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की चोटियाँ जितनी भी है ना, आप लोग उसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। कामेत के बाद है त्रिशूल,
त्रिशूल हो गया आपका। इसके बाद चौखंबा, चौखंबा, चौखंबा है, बंदर पूछ है, बंदर पूछ, एक शिवालिक भी है। तो ये सारी चोटियां जो है ना उत्तराखंड हिमालय में पड़ती हैं, तो वो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये इससे रिलेटेड। कभी कामेत दे देता है, कभी त्रिशूल लिख के दे देता है, नंदा देवी, तो ये सारी उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसके बाद है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीई का कार्यकाल कितना होता है? 70 वर्ष या 7 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना सेकंड है। अगर कोई व्यक्ति हमारा चुनाव आयुक्त बनता है तो वो क्या होगा, या तो उसका जो टेन्योर है ना, पीरियड है टाइम का उसके कार्य करने का, तो वो या तो 6 साल वो पूरे कर ले, या तो उसकी एज 65 हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ये कोई पर्सन है और ये ना 62 ईयर्स का है, और ये क्या बना है, आपका मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया है 62 ईयर्स में, लेकिन 3 ईयर्स में क्या हो गया, ये 65 का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइम पे आके रिटायर हो जाएगा। बेशक इसने 3 साल ही जॉब करी, लेकिन ये इस एज तक आ गया, तो ये रिटायर होना इसका कंफर्म है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है जो अभी सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स का है, 40 साल का है, और वो अपना 46 पे जाके रिटायर हो जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी एज में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो जाके इस वाली एज पे रिटायर हो जाएगा कि उसने 6 साल का पूरा अपना कार्यकाल कर लिया। तो इस तरीके से ये होता है, ये नहीं कि 62 का है तो वो जाके 62 से आप जोड़ोगे 6 साल बाद रिटायर होगा, नहीं, वो 65 एज पे ही आते रिटायर हो जाएगा। इसके बाद है एलिटेम एक कृत्रिम मधुरक है जो गन्ना शर्करा से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, इसमें मौजूद बंधता का प्रकार क्या है? देखिए इसमें है पेप्टाइड बंधता, ग्लाइकोसाइड बंधता, उपसहयोजक बंधता, फास्फोडाइस्टर बंधता। तो इसमें जो होता है ना, इस वाले में ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है ना, बहुत बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो आप लोगों का होता है ना, एक एल टाइप का एसिड होता है और एक डी टाइप का एसिड होता है। ये दोनों क्या होते हैं, अमीबा होते हैं। इन दोनों अमीबाओं को मिलाकर ना, मतलब सॉरी, अमीबा कह रही हूँ, अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। इन दोनों अमीनो एसिड को मिला के ना ये एक हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंधता कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि जो आपके साइंस के क्वेश्चंस है ना, वो 1 या 2 ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग साइंस नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो मेरा तो यही कहना होगा कि उसको अगर नहीं टाइम है तो स्किप करके ही चलिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा 2 में। उससे अच्छा अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, तो जीके कर लीजिए, मतलब करंट अफेयर लास्ट टाइम पे कर लो आप लोग। करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में मैंने देखे पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या तो वो जीके हिस्ट्री में पूछ ले रहे हैं, पॉलिटी में पूछ ले रहे हैं, जो करंट में चल रहा है। तो आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि नंबर इंक्रीज होते हैं इससे। और आप लोगों का जैसे ठीक लगे आप लोगों को उस तरीके से करिए। आप लोग अपना डेली बिहाफ पे अपने नॉलेज को चेक करते रहिए, जो प्रीवियस ईयर है उसको लगाते रहिए, उसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आप लोगों को टॉपिक की नॉलेज हो जा रही है
कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन बार-बार क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं हर एक पेपर में DSSS के। तो इससे आप लोगों को भी पता चल जा रहा है और कहीं से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो तुरंत आप लोग एग्ज़ाम में करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के डैश द्वारा स्थापित देश का सर्वोच्च न्यायालय है। देखो आप लोग, ये भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 6। तो सर्वोच्च न्यायालय जिसमें हमारा सेंट्रल की बात करी गई है ना, केंद्रीय सरकार की, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है कि भाग 5 में करी गई है। इसी में सारी सेंट्रल चीज़ें, जो सर्वोच्च न्यायालय हो गए, सारी चीज़ें, मतलब जो भी सेंट्रल में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना आप लोगों की, इस वाले भाग में जिक्र किया गया है, पार्ट में। और जो थर्ड है इसमें तो फंडामेंटल राइट्स है। 4 वाले में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो आप लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, तो उसका जिक्र किया गया है। तो ये कुछ है ना भाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे ही जाते हैं पार्ट्स, तो आप लोग अच्छे से अपना कर लीजिएगा। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जीके के लिए अगर आप लोग लूसेंट कर लेते हैं ना, तो उसमें से 12 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। और इसके साथ अगर आप लोगों ने करंट कर लिया, करंट अफेयर, तो उसमें से 5 क्वेश्चन मान के ही चलो, तो इससे आपको कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। इतने मार्क्स इजीली ला सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम हुए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 पे आके रुक जाओगे। इतने इजीली ला सकते हो, क्योंकि अभी ना जीके के जो क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट में हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट लूसेंट में है ना, उसको अगर पढ़ लिया आप लोगों ने, तो जीके इजी लग सकती है आप लोगों को। मैंने भी करा था, मैं खुद अभी मैंने रिसेंट में एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें कम से कम मैं करके आई थी 17 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 15 तक बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। और वो करेक्ट हैं बिल्कुल आंसर। मैंने रीचेक किया, करंट अफेयर मिला के, जीके मिला के मैंने किया। मैंने साइंस स्किप करी थी, क्योंकि साइंस का एक पूरा वास्ट पड़ जा रहा था, जैसे हिस्ट्री का हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया था उसको। लेकिन मेरे 15 आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो आप लोग भी अच्छे से करिए अपने, और करेंगे तभी होगा, सोचने से नहीं होती है चीज़ें। उठाओगे बुक्स को, पढ़ोगे, तो कंटिन्यूटी के साथ तो अपने आप होंगी। और चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो डेली भी आप पे अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, यहाँ से लगाइए, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देती हूँ साथ में, तो उसकी भी रिवीजन हो जाती है। तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट करिए। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो। अदरवाइज तो मुझे लगता है जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको अपनी अच्छे से पता होंगी चीज़ें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस में मेरी वीकनेस है, किस में मुझे इम्प्रूव करना है, क्या मेरा स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट, कौन से सब्जेक्ट पे मेरी कमांड है। तो आप लोग उसमें, सबको ही पता होता है, तो उस पे काम करिए। जो वीक है, जो स्ट्रांग है, उसको छोड़िए मत, टाइम उसको भी दीजिए। लेकिन जो वीक है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको दीजिए, ताकि पेपर तक वो भी आपका, आपके कमांड में आ जाए। तो चलिए, आज की यही क्लास थी। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके कोई भी ग्रुप है ना, तो उसमें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए इसमें। आज के लिए यही था। थैंक यू।